हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट, मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो लेकर आई हूँ आप सभी के लिए, जिन भी बच्चों ने मेरा मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया है उन सभी बच्चों के लिए, और जिन्होंने अटेम्प्ट नहीं भी किया है वो अभी भी इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ठीक है, मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा कि आप मॉक टेस्ट लीजिए और उसको खुद से अटेम्प्ट करके देखिए। देन अब मैं सॉल्यूशन करवा रही हूँ तो इसे मार्क करते रहिए और अपने मार्क्स को कैलकुलेट करिए कितने मार्क्स आए हैं आप लोगों के। ठीक है, मेरा ओपिनियन तो ये रहेगा, बाकी आप लोगों की मर्जी है। आप लोगों को ये वीडियोस बेनिफिशियल जरूर रहेगी, दैट्स व्हाई मैं ये लेकर आई हूँ। देखो, बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि मैम मॉक में डिस्काउंट लाइए, तो मैंने जो मेरे क्रैश कोर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए तो मॉक फ्री कर दिए हैं, और जो बच्चे हैं उनको 1000 रुपीज का मॉक है और 550 में ये अवेलेबल है राइट नाउ। तो प्लीज आप लोग उसको अटेम्प्ट करके देखें और ये सोचे कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, ये चीजें आप लोगों को देख लेनी है। अब मैं इसका सोल्यूशन करवा रही हूँ, कम टाइम पीरियड में ही आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो प्लीज बने रहिए मेरे इस वीडियो में। ठीक है, देखो बच्चों, पहला क्वेश्चन है, ये आप लोगों का मॉक टेस्ट 15 डेट को हुआ है, 15 जनवरी को फर्स्ट मॉक टेस्ट 6 बजे आप लोगों का होता है ये। ठीक है, इवनिंग में 6 बजे। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव डेज पे, यानी कल हुआ था तो आज नहीं होगा, अब कल होगा आपका मॉक टेस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट आप लोगों के जो एचएसएससी सीईटी मेंस के जो पहले 4 सब्जेक्ट हैं सिलेबस में गिवन है उनका है ये मॉक। कौन कौन से? फिनेंशियल, अकाउंटिंग, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और आप लोगों का पीओएम। ठीक है, मुझे पता है बेटा आप लोगों की कुछ वीडियो क्रैश कोर्स में पेंडिंग है, तो मैं जल्दी उसको करवा दूंगी कवर। ठीक है, देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ। अब है एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसी इज पार्ट ऑफ, मतलब पॉलिसी जो बनाई जाती है उनका एग्जीक्यूशन कौन से मैनेजमेंट मतलब कौन से मैनेजर करवाते हैं, कौन से मैनेजमेंट का कौन सा फंक्शन होता है, एक तरह से ये। देखो बच्चों, मैं इंग्लिश वाला पेपर को प्रेफर कर रही हूँ, मैं इंग्लिश को, आप हिंदी वाले खुद आंसर लगाते रहें। ठीक है, मैं हिंदी साथ साथ में बताती हुई चलूंगी आप लोगों को। तो ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव, या फिर ऑल ऑफ दीज। देखो, एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी जो बनाते हैं, पॉलिसी मेकर कौन होते हैं बेटा आप लोगों के? टॉप मैनेजमेंट। जो एग्जीक्यूट करते हैं, जो टॉप मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं मिडिल और लोअर। ठीक है, मिडिल और लोअर। तो आप लोगों के इसमें ऑपरेटिव में क्या आगे? मिडिल आगे, ऑपरेटिव में क्या आगे? लोअर आगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन आगे? आप लोगों के मिडिल आगे, और ऑर्गेनाइजेशन में मिडिल और टॉप दोनों आगे। ठीक है, मिडिल और लोअर दोनों आगे। तो आप लोगों का जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? आंसर इज डी, यानी ऑल ऑफ दीज। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इस क्वेश्चन में गलतियां करी होगी, बच्चों ने एडमिनिस्ट्रेटिव लगाया होगा या किसी ने ऑपरेटिव लगाया होगा, तो आप लोगों को याद रखना है ऑपरेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों आएंगे इसमें, तो इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेटिंग आर, ऑफ रिपोर्टिंग आर। जो जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वो उसके अंदर क्या क्या होते हैं? कंपैरिजन कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी होती है, हाँ जी होती है। करेक्टनेस होनी चाहिए, हाँ जी होनी चाहिए। ठीक है, और तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। आप लोगों के ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछता है एचएसएससी। ठीक है, और आप लोगों का, तो इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, पीवाईक्यू से ही उठाए हैं। अब है आप लोगों का एक्स एंड वाई थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अब बहुत सारे बच्चे मुझे बोलेंगे कि मैम मोटिवेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस, अपने सिलेबस में मोटिवेशन नहीं गिवन है। तो मैं ये कहूंगी कि आप लोगों के सिलेबस में पीओएस डीसी तो गिवन है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो जो मोटिवेशन है वो किसका पार्ट है? डायरेक्टिंग का। डायरेक्टिंग में क्या क्या आ जाता है? लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन, और एक चीज और आ जाती है। क्या आ जाती है वो मेरे को बताओ आप लोग, क्या आ जाता है? लीडरशिप आती है, मोटिवेशन, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इन चारों से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप लोगों को मोटिवेशन की थ्योरी करके जानी है थोड़ी बहुत, और इतनी हार्ड भी नहीं है। एक्स और वाई थ्योरी मोटिवेशन की किसने दी है? मैकग्रीगर ने दी है। किसने दी है? एक्स और वाई थ्योरी। थोड़ा बहुत करवाती जाती हूँ, ज्यादा डिटेल में जाऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए थोड़ा डिटेल में जाती हूँ। एक्स वाई थ्योरी किसने दी? मैकग्रीगर ने। और एक्स थ्योरी कहती है, एक्स थ्योरी ट्रेडिशनल बेस्ड है, जहां पर लोग नए यानी चेंज के खिलाफ रहते हैं, काम हम खुद से नहीं करेंगे, इनिशिएटिव हम नहीं लेंगे, तो एक्स यानी नहीं नहीं करते रहते हैं, और वाई मतलब हर काम के लिए यस यस कहते रहते हैं। तो ऐसे
यानी मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, खुद से काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वो वाई होते हैं, वाई पर्सन होते हैं, राइट। आप लोगों को याद रखना है, एक्स वाई थ्योरी किसने दी? मैकग्रीगर ने। अब अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, डेट हाइजीन फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो मैकग्रीगर मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है उसमें जो हाइजीन फैक्टर है वो किस चीज के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? अगर देखो बेटा, जो हर्जबर्ग की जो थ्योरी होती है ना मोटिवेशन की, हर्जबर्ग सर की जो दो मतलब जो थ्योरी है ना, वो कौन सी थ्योरी है? उसका उनका नाम क्या है उसका थ्योरी का? टू फैक्टर थ्योरी, टू फैक्टर थ्योरी, राइट। इन्होंने दो फैक्टर बताए हैं मोटिवेशन के, एक तो क्या, एक तो बताया इन्होंने हाइजीन फैक्टर, और दूसरा बताया आप लोगों का मोटिवेटर फैक्टर, मोटिवेशन फैक्टर, ठीक है। तो हाइजीन फैक्टर मतलब जिसके होने से कोई मोटिवेशन नहीं आएगा, बट अगर ये चीज नहीं होगी ना तो डिमोटिवेशन जरूर आएगा, ठीक है, समझ आया? यानी अगर ये होंगे तो डिक्रीज क्या होंगी? जो डिससेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो हाइजीन, जो हर्जबर्ग का जो मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी है, उसमें हाइजीन फैक्टर क्या है, किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? इंक्रीज इन सेटिस्फेक्शन। नहीं जी, अगर वो सेटिस्फेक्शन में इंक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज इन वेजेस भी नहीं होगा और इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी भी नहीं होगा, बट डिक्रीज इन डिससेटिस्फेक्शन। मान लो कोरोना टाइम में सबको बोला गया अपनी अपनी शॉप्स में आप लोग क्या रखो? सैनिटाइजर रखो, सैनिटाइजर रखो, ठीक है। या फिर ऐसे, या फिर किसी भी मतलब आप लोगों का एक गोलगप्पा खिलाने वाला भैया है, वो उन्होंने अपने हैंड वॉश अच्छे से नहीं करे, ये नहीं करे, तो उसकी सेल किस लिए? मतलब वो अगर वो अच्छे से करेगा तो लोग पैसे फालतू नहीं देंगे, बट अगर वो अच्छे से नहीं करेगा तो लोग उसकी सेल कम हो जाएगी। ऐसे ही कोरोना में अगर किसी ने सैनिटाइजर का यूज नहीं करा तो जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी एक तरह से। और अगर रहेगी जो वो है तो जो अपने की डिससेटिस्फेक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो आंसर इज सेकंड, राइट। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब है आप लोगों का जो मोटिवेशन फैक्टर जापानीज फिलोसफी के ऊपर जो बेस्ड था। अब मैंने बता चुकी हूँ आप लोगों को, एक्स वाई थ्योरी तो मैकग्रीगर की है, और जो नीड हिराकी थ्योरी वो आपने क्यों मैस्लो की है। जो बचा आप लोगों का थ्योरी, जेड इज योर आंसर। जो थ्योरी जेड है वो आप लोगों की फिलोसफी बेस्ड है, किसकी? जापानीज और अमेरिकन की, राइट। अब आगे चलते हैं। ग्रेकुनस प्रोपाउंडेड द प्रिंसिपल ऑफ, जो ग्रेकुनस है ठीक है, उन्होंने क्या प्रोपाउंड करा था? तो स्पैन ऑफ कंट्रोल। बेटा आप लोगों की याद रखना है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें ही मैं करवा रही हूँ। फिर ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स आर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ, जो ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स और उनके गोल्स में क्या डिफरेंस होता है? किस बात में? देखो, ऑब्जेक्टिव्स होता है, गोल्स होता है। तो गोल्स तो क्या होता है? कोई किसी कंपनी का एक गोल होता है, और ऑब्जेक्टिव बहुत 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 सारे, ठीक है, लेकिन वो दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो लेवल होता है उसमें नहीं जी, सेम से ही लेवल होता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में नहीं जी। तो आप लोगों को क्वांटिफाइंग एबिलिटी है, यानी एक तो बहुत ज्यादा होता है, एक बहुत कम होता है। क्वांटिफाई में जो डिफरेंस होता है इनके, ठीक है। फिर रोल एम्बिगिटी इज द प्राइमरी एंड आउटकम ऑफ पुअर, कि भाई किसी को पता ही नहीं है कि मुझे क्या करना है। इसका मतलब क्या है कि क्या पुअर है, उस जो कंपनी है उसमें क्या पुअर है। आप लोग क्या आंसर होगा बताओ? प्लानिंग पुअर है या स्टाफिंग पुअर है? ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजेशन पुअर है। कैसे पुअर है भाई? अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को पता ही नहीं है कि मुझे करना क्या है, मतलब उसकी जगह क्या है। एक इंसान है ए, उसे पता ही नहीं है, मतलब घर में घुसे, या फिर एक स्कूल का एग्जांपल लेते हैं, एक स्कूल में जाते हो आप लोग। अब हर क्लास के बच्चों के लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है ना, कि 10th वाले यहाँ आकर बैठेंगे, 9th वाले यहाँ आकर बैठेंगे, 8th वाले यहाँ आकर बैठेंगे। अगर स्कूल वालों ने स्पेसिफिकली बताया ही नहीं है कि तुम्हारी जगह क्या है, तो बच्चे घूमते रहेंगे इधर से उधर, तो क्या होगा? पुअर जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजिंग जो उनकी पुअर है। ऑर्गेनाइजिंग क्या होती है? जो बताती है कि पर्टिकुलर चीज की जगह कहाँ है, ठीक है, मतलब स्पेस डिफाइन करती है आप लोगों का। तो उसे क्या बोलते हैं कि भाई वो पुअर है आप लोगों की, ठीक है। अब है आप लोगों का नेक्स्ट है, हेनरी फ्यूअल डिड नॉट ले डाउन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूअल सर ने कौन सा प्रिंसिपल नहीं दिया है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर दिया है, प्रिंसिपल ऑफ जो आप लोगों का स्पिरिट डी क्रॉप्स यानी यूनिटी इन स्ट्रेंथ दिया है। फिर है आप लोगों का जो प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शंस है, ये नहीं दिया है। ऐसा कोई प्रिंसिपल हम नहीं पढ़ते हैं, तो नहीं दिया, ये आंसर हो जाएगा। स्केलर यानी चेन ऑफ कमांड दिया है। फिर है हॉर्थोन जो एक्सपेरिमेंट है वो किससे रिलेटेड है? ये बिहेवियर थ्योरी से रिलेटेड है। ये कौन से हार्वर्ड थ्योरी थी वो भी, ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? बिहेवियर थ्योरी से। और बिहेवियर थ्योरी के जो जनक माने जाते हैं वो एल्टन मायो सर माने जाते हैं, एल्टन मायो,
राइट। फिर आप लोगों के स्पैन ऑफ सुपरविजन का दूसरा मतलब क्या है? स्पैन ऑफ सुपरविजन कि भाई स्पैन ऑफ सुपरविजन का मतलब ये है कि स्पैन ऑफ सुपरविजन, स्पैन ऑफ कंट्रोल एक ही चीज का नाम है कि एक बंदे के अंदर एक बॉस के अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं उसे बोलते हैं। तो स्पैन ऑफ कंट्रोल, स्पैन ऑफ सुपरविजन मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स। आंसर इज ए, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट कितने हैं। फिर है थर्ड स्टेज ऑफ कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर प्रोसेस। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में देखने को मिला है। देखो बच्चों, अगर आप मेरी एमसीक्यू सीरीज को आसानी से लगाते हैं ना और दिमाग खोल के, अगर देखो बच्चों, किसी भी एमसीक्यू सीरीज या मॉक टेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा है। नहीं बच्चा, आप लोगों के टेस्ट के साथ आप लोगों को ये बताया जाता है कि आपको कितना आता है। अगर आपको आता अभी भी नहीं है ना, तो इट मीन्स आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आपका मॉक टेस्ट आपको ये बताता है, ये नहीं बताता कि आप एग्जाम में फेल होने वाले या पास होने वाले, या अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ गए हैं तो आप चने के झाड़ पे चढ़ जाओ, या फिर आपके कम आ रहे हैं तो आप डिमोटिवेट होकर बैठ जाओ। नहीं, मॉक टेस्ट का मतलब होता है आपको कितने इंप्रूवमेंट की जरूरत है, वो चीज आपको बताती है। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब कीप डूइंग, कंटिन्यू रहना है, आपको पढ़ते रहना है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, इट मीन्स आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ने और रिविजन की जरूरत है। ठीक है, ना तो आपको डिमोटिवेट होना है, ना आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट हो जाना है। ठीक है, तो आप लोगों को मॉक टेस्ट इसलिए होते हैं कि ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले एग्जाम देने की थोड़ी सी आदत हो जाए। राइट, तो मेरा पर्पज कतई नहीं है आप लोगों को डिमोटिवेट करना। ठीक है, थर्ड जो स्टेज है जो कंज्यूमर बाइंग डिसीजन प्रोसेस की, वो क्या है? देखो बेटा, जो सबसे पहली जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? आप लोगों की पहली जो प्रोसेस होती है वो कौन सी होती है? भाई सबसे पहले आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं। इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, आपको कोई चीज परचेज करनी है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे? फिर उसके बाद आप इंफॉर्मेशन सर्च करके क्या करेंगे? बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को देखेंगे। ऑल्टरनेटिव्स को, कितने ऑल्टरनेटिव्स हैं? ठीक है, आपके पास कितने ऑल्टरनेटिव है, मतलब आप इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे कि कितने शैम्पू, मान लो आपको शैम्पू लेना है तो पहले शैम्पू के लिए इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे मार्केट में। फिर आप देखेंगे कितने तरह के शैम्पू, यानी ऑल्टरनेटिव को देखेंगे। फिर थर्ड ऑप्शन करेंगे इवेल्युएशन ऑल्टरनेटिव्स का। जितने ऑल्टरनेटिव है उनको देखेंगे कि भाई 100 रुपए का सनसिल्क है, 150 का क्लिनिक प्लस है, कि आपको कौन सा बेस्ट लग रहा है, इवेल्युएट करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। तो थर्ड स्टेज इज इवेल्युएशन एंड फोर्थ इज बाइंग डिसीजन। फिर बाइंग कर लेंगे। राइट, तो आपसे थर्ड स्टेज पूछी है, थर्ड स्टेज इज इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव। याद रखनी है, ये क्वेश्चन आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से रिलेटेड मैं पहले ही ऊपर ही बता दिया था, मुझे तो पता भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्टिंग में कौन कौन सी चीजें आती हैं? एल एम डी सी। एल एम डी नहीं है बेटा, एल एम क्या? लीडरशिप, मोटिवेशन, एस लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। तो लीडरशिप, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, सुपरविजन है नहीं, ट्रेनिंग दिया हुआ है तो ये नहीं है, नोट ही हमसे पूछा गया है। ठीक है, एल जो डायरेक्टिंग है उसमें क्या क्या आता है? एल एम एस सी, यानी लीडरशिप, मोटिवेशन, सुपरविजन और कम्युनिकेशन। सी फॉर कंट्रोलिंग, नॉट सी फॉर कम्युनिकेशन, नॉट कंट्रोलिंग। याद रखना है आप लोगों को। फिर क्वेश्चन थर्ड है, क्वेश्चन 13 है, मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर एज अ प्रोसेस ऑफ। मैनेजमेंट टुडे क्या कंसिडर किया जाता है, यानी इसकी डेफिनेशन से ये क्वेश्चन बना दिया गया है आप लोगों का। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बताओ? गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, गेटिंग वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स। तो मैनेजमेंट का जो आज के टाइम में जो मतलब है, टुडे के मतलब, तो वर्किंग, दूसरों से काम करवाना नहीं बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करना है। इस क्वेश्चन को मैं 100% लिख के दे सकती हूँ, आधे से ज्यादा बच्चे गलत करेंगे क्योंकि इसमें मैनेजमेंट इज टुडे कंसिडर्ड है और बच्चे करेंगे गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स, बिकॉज जो पुराना बुक्स में पढ़ा हुआ है वो, लेकिन इसमें एक वर्ड यानी टुडे लगा के गड़बड़ कर दिया। तो इसका आंसर वर्किंग विद, यानी दूसरों के साथ काम करना और उनसे काम करवाना, दोनों। अगर आज किसी से काम करवाने जाओगे तो काम नहीं करवा पाओगे, बिकॉज आज के टाइम जो है वो इनिशिएटिव का जमाना है। देखो फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ हेनरी फेयोल। जो मेन कंट्रीब्यूशन है हेनरी फेयोल का वो क्या है? ठीक है, ठीक है। अब देखो हेनरी फेयोल का सबसे पहले टाइम इन मोशन, नहीं जी ये तो ट्रेलर ने दिया है। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, एम्पैथेसिस ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप, नहीं जी। सिचुएशन, नहीं जी। जो हेनरी फेयोल है उनकी जो प्रिंसिपल की सबसे अच्छी बात क्या है कि वो हर जगह अप्लाई होते हैं, यानी यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट, यानी इनकी सबसे अच्छी बात
ऑप्शन बी है। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जो मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी का पार्ट नहीं है। तो नहीं है तो यानी जो पुरानी चीज है वो नहीं होगी। तो कौन सा नहीं है? मॉडर्न मैनेजमेंट में क्वांटिटेटिव देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, कंटीजेंसी यानी सिचुएशनल भी देखते हैं, लेकिन जो ये साइंटिफिक है वो क्या था? ट्रेडिशनल था, यानी ट्रेडिशनल जो पार्ट था वो साइंटिफिक था। ठीक है आप लोगों को? ठीक है, ध्यान रखना है। फिर है यूनिटी ऑफ कमांड। जो यूनिटी ऑफ कमांड यानी यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। वो क्या कहता है कि भाई कमांड सिर्फ एक ही पर्सन को देना है। तो ये इस रूल का जो वॉलंटियर है, यानी इस रूल को कहा कौन से प्रिंसिपल में तोड़ा गया है? तो लाइन में तो क्या है? पहले ऊपर वाला कमांड दे रहा है, यानी एक ही बंदा कमांड दे रहा है। लाइन एंड स्टाफ इसमें क्या कर रहा है? लाइन एंड स्टाफ में क्या कर रहा है बंदा? एक कमांड दे रहा है या दो कमांड दे रहे हैं? बताओ मेरे को भाई। लाइन एंड स्टाफ में क्या लाइन वाला भी दे रहा है और स्टाफ में मान लो ये इधर स्टाफ है तो ये भी दे रहा है। तो भाई क्या हो गया? ये ही आप लोगों का लाइन एंड स्टाफ ही क्या हो गया? इसमें दो बंदे कमांड दे रहे हैं, जबकि यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है आपका? एक ही बंदा। तो लाइन एंड स्टाफ इज योर आंसर। ठीक है। फिर विच ऑफ द फंक्शंस कहा गया विच ऑफ द फंक्शंस ऑफ डू नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लानिंग। ऐसा कौन सा फंक्शन है जो विदाउट प्लानिंग हो ही नहीं सकता? ऐसा कौन सा फंक्शन है जो विदाउट प्लानिंग हो ही नहीं सकता? तो आप लोगों का बताओ, विदाउट प्लानिंग कौन सा फंक्शन नहीं हो सकता? वैसे तो देखो प्लानिंग के ऊपर सारे बेस्ड हैं, बट जो ऑर्गेनाइजिंग है वो प्लानिंग के बिना नहीं हो सकता। यानी अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आगे फंक्शन चलेगा कैसे? तो ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगी, फिर ऑर्गेनाइजिंग नहीं होगा वो फिर स्टाफिंग नहीं होगी, स्टाफिंग नहीं होगा तो डायरेक्टिंग नहीं होगी, डायरेक्टिंग नहीं होगी तो कंट्रोलिंग नहीं होगी। तो ऐसे इनके एक दूसरे पे बेस्ड है। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं होगा, यानी आगे प्रोसेस चलेगी ही नहीं। आंसर इज क्या? फर्स्ट। फिर है बीच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजमेंट ऑफ कंसर्न विद मीन एंड एंड्स। ठीक है, जो ऐसा कोई फंक्शन जहां पे मीन और एंड्स यानी शुरुआत भी है और एंड भी है, ऐसा कौन सा फंक्शन है? भाई प्लानिंग, जहां पे प्लानिंग खत्म होती है वहां से शुरू हो जाती है। तो मीन एंड एंड्स कौन सा फंक्शन है आप लोगों का? प्लानिंग फंक्शन है। फिर आप लोगों का नेक्स्ट ऑप्शन है प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज। जो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का वो क्या है? प्लानिंग है। फिर है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्वेट में ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग है, ऑपरेशनल है, ओनर है या अपॉर्चुनिटी है? तो अपॉर्चुनिटी इज योर आंसर। एस फॉर स्ट्रेंथ, डब्ल्यू फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी और T फॉर थ्रेट्स। यानी एक बिजनेस को जब अपनी प्लानिंग करता है तो अपने इन्वायरमेंट को स्कैन कर लेना चाहिए, इन्वायरमेंट को देख लेना चाहिए कि उसकी क्या स्ट्रेंथ है, बिजनेस की क्या वीकनेस है, क्या उसको अपॉर्चुनिटी अवसर क्या है उसके अभी आने वाले जीवन में, और थ्रेट्स यानी उससे किस किस लोगों से खतरा है। ठीक है। एसेंस ऑफ बिजनेस प्लानिंग इज टू, यानी जो एसेंस है वो बिजनेस जो प्लानिंग में वो क्या होना चाहिए? तो एक्सेस द मार्केट अपॉर्चुनिटी टू बी एक्सप्लॉइट, प्रेज द थ्रेट्स एंड रिस्क। फिर है आप लोगों का एंटीसिपेटरी लॉस एंड प्रॉफिट। जो एसेंस है बिजनेस प्लानिंग का वो क्या है? एंटीसिपेट लॉस एंड प्रॉफिट। ये थोड़ा नया क्वेश्चन होगा, ये एग्जाम से ही लिया गया है, आया है ये क्वेश्चन, तो प्लीज आप लोग देख लेना। फिर है आप लोगों का डिसाइडिंग इन एडवांस कि व्हाट इज टू बी डन इन फ्यूचर, कि फ्यूचर में क्या करना है ये एडवांस में डिसाइड कर लेना। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो सबका ही सही होगा, प्लानिंग। फिर है ऑर्गेनाइजिंग चार्ट शोज। जो ऑर्गेनाइजिंग चार्ट है, ऑर्गेनाइजेशन का चार्ट है, वो क्या शो करता है? वो क्या बताता है भाई? ऑर्गेनाइजेशन चार्ट यानी ये हमारे दादाजी हैं, उसके उनके दो बेटे हैं, हमारे पापा और चाचा, उनके मेरे पापा के दो बच्चे हैं, हम लोग मेरे चाचा के 3 बच्चे हैं, ये तो ये मेरे कजन्स हैं। तो ये क्या बता रहा है आप लोगों का? क्या बता रहा है? रिलेशनशिप है ना एक तरह से। तो ऑर्गेनाइजेशन चार्ट है वो क्या बताता है आप लोगों का? जो बेसिक रिलेशनशिप है और ग्रुपिंग और पोजीशन और फंक्शन ये बताता है आप लोगों को, यानी रिलेशनशिप बताता है। सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर द मेजर गोल ऑफ मोस्ट ऑर्गेनाइजेशंस आर। जो मेजर गोल होता है आप लोगों का, जो मेजर गोल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या है? बेटा ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, प्लीज इन क्वेश्चन को करके जाएं वरना आप इंपॉर्टेंट चीजें लैक कर देंगे। तो सोसाइटियल आउटपुट और सिस्टम, जो मोस्ट गोल होता है वो सोसाइटियल भी होता है, सोसाइटियल पर्पज से भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना, आउटपुट भी लाना और सिस्टम में भी रहे। ठीक है। फिर है द की फीचर ऑफ मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स। जो की फीचर्स है मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स की वो क्या है? ठीक है, वो पॉजिटिव और प्रैग्मेटिक है।
ठीक है, यानी की फीचर्स है जो मैनेजमेंट इकोनॉमिक्स की, वो क्या है, पॉजिटिव और प्रैग्मेटिक, राइट, पॉजिटिव। और ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को ऐसे ही लर्न कर लेना है। फिर डिमांड फॉर फर्नीचर, आप फर्नीचर की डिमांड आप रोज रोज तो करते नहीं हो, कभी आप लोगों का जो टूट गया फूट गया तब करते हैं आप लोग, है ना, जो डिमांड है ना, तब करते हैं आप लोग इसका। तो क्या हो जाएगा आप लोगों का जो 26 है उसका, कि भाई एक मिनट रुकना बच्चा, हम्म, ड्यूरेबल, आप लोगों का पहला कंज्यूमर डिमांड, फिर उसके बाद है ड्यूरेबल डिमांड। तो आंसर इज डी, जो डिमांड फॉर जो फर्नीचर है उसका कंज्यूमर डिमांड यानी कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए ले रहा है, और ड्यूरेबल समय अंतराल में लेता है। तो ऑप्शन इज ए एंड बोथ, बी, यानी ए एंड बी बोथ। फिर है नॉर्मल जो डिमांड कर्व है, नॉर्मली जो डिमांड कर्व है वो कैसा होता है, मैंने बताया था आप लोगों को, डाउनवर्ड स्लोप होता है, यानी नीचे की तरफ झुका हुआ, ऐसे होता है आप लोगों का डिमांड कर्व, ऐसे होता है ना, राइट। तो वही होता है डिमांड कर्व। अब है क्रॉस इलास्टिसिटी, जो क्रॉस इलास्टिसिटी है, आपकी जो इलास्टिसिटी है वो तीन तरह की बताई थी मैंने, कौन कौन सी, प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। जब प्राइस में यानी कीमत में परिवर्तन के कारण आपकी डिमांड में परिवर्तन हो, वो प्राइस इलास्टिसिटी यानी कीमत मांग लोच। और अगर कीमत में परिवर्तन ना होकर आय में परिवर्तन के कारण जो डिमांड में परिवर्तन हो रहा है, मांग में परिवर्तन होता है, उसे आय लोच। और जो आड़ी लोच यानी वो जो ना तो कीमत और ना आय में परिवर्तन के कारण बल्कि किसी तीसरी वस्तु में परिवर्तन के कारण मांग में परिवर्तन हो, उसे क्रॉस इलास्टिसिटी यानी आड़ी लोच कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों के क्रॉस इलास्टिसिटी में तीन गुड्स, एक तो सप्लीमेंट्री गुड्स, एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री स्थानापन्न वस्तु है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक दूसरे के बिना ना रहने वाली वस्तु है, ठीक है, और एक है आप लोगों का अनरिलेटेड गुड्स। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री होती है उसके अंदर जो वो होती है वो क्या होती है, कॉम्प्लीमेंट्री जो प्रोडक्ट है उसमें जो क्रॉस इलास्टिसिटी होती है वो नेगेटिव होती है। क्या होती है, नेगेटिव होती है। यानी अगर एक बंदा यानी कार और पेट्रोल जो कॉम्प्लीमेंट्री है यानी एक दूसरे के बिना नहीं चल सकता ये, ठीक है, तो पूरक वस्तुएं इनको हिंदी में बोलते हैं, ये पूरक वस्तुएं एक दूसरे की, तो एक दूसरे के बिना नहीं। अगर कार की प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल का भी बढ़ेगा, ठीक है। अगर कार की प्राइस बढ़ गई, कार की प्राइस बढ़ गई और जो पेट्रोल है तो पेट्रोल की डिमांड देखेंगे, प्राइस नहीं। जो कार की प्राइस बढ़ गई तो पेट्रोल की डिमांड क्या कम हो जाएगी, क्योंकि कार लोग कम खरीदेंगे तो पेट्रोल की भी डिमांड। तो इनकी जो एक दूसरे पे जो प्रभाव है वो क्या होगा, डिमांड का जो प्रभाव है वो नेगेटिव होगा। यानी आप लोग, मैंने तो ऐसे याद कर लिया था, CNG यानी CNC या सीएनजी तो आपको पता ही क्या होती है, और CNC बिस्किट आते थे, तो मैंने कर लिया था कॉम्प्लीमेंट्री से नेगेटिव, कॉम्प्लीमेंट्री CNC यानी कॉम्प्लीमेंट्री नेगेटिव होता है जो डिमांड इफेक्ट होता है। फिर उसके बाद है आप लोगों का 29, जो व्हाट द डिमांड लो। डिमांड लो का क्या मतलब है, जो प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप बनाता है। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांड पॉजिटिव रिलेशन ना जी, जो अनरिलेटेड कोई भी रिलेशन ना जी, क्वांटिटी डिमांड ना जी। जो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, कि जो प्राइस और यानी कीमत और जो मांग में उल्टा संबंध बताए उसे क्या बोलते हैं, जो मांग का नियम। ठीक है, आप लोगों को याद हो गया होगा। व्हाट इज नॉर्मल गुड, नॉर्मल गुड क्या होते हैं, मैंने ये भी आप लोगों को जब करवाया था बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था। नॉर्मल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं बेटा आप लोगों के, देखो, आप गुड विद एन इलास्टिक डिमांड, इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, और विच डिमांड इंक्रीज इन इनकम, जिसके गुड फॉर विच इनकम विच डिमांड इंक्रीज इन इनकम इंक्रीज, यस, ठीक है। नॉर्मल गुड्स वो होते हैं जो अगर इनकम इंक्रीज हुई तो हमारी डिमांड भी इंक्रीज हो गई, यानी नॉर्मल गुड जैसे सब्जी हो गई, फ्रूट हो गए, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हुई तो हम फ्रूट की क्वांटिटी भी बढ़ा देंगे। तो आंसर इज सी, राइट। अब है नेक्स्ट आंसर आप लोगों का, विच ऑफ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई कौन कौन से हैं बच्चा, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट, ठीक है, प्राइस ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड होती है कि कितने आप लोगों का जो कंज्यूमर प्रेफरेंस क्या है, नंबर ऑफ बायर्स, या प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी से जो सप्लाई है वो डिपेंड होती है। बट ये आउट ऑफ सिलेबस है, सप्लाई आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, बट आपका फिर भी इसका आंसर बता देती हूँ, इसका आंसर प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होगा। ठीक है, ये एक सिंगल क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन में, जो मैंने थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो गया, सॉरी फॉर डेट। देखो, द पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट, ऐसा कौन सा कर्व है जहां डिमांड और सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है, जहां पे दो चीज मिल रही हो ना, वो क्या होता है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जहां पे दो चीज, यानी द पॉइंट, ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे डिमांड और सप्लाई कर्व मिल रहे हैं, तो उसे इक्विलिब्रियम बोलेंगे, राइट। फिर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की डेफिनेशन क्या है,
द परसेंटेज मैंने बोला जो मांग का नियम है वो क्या बताता है कि प्राइस के बढ़ने पर मांग घटती है, प्राइस के घटने पर मांग बढ़ती है। और लेकिन जो आप लोगों की इलास्टिसिटी है यानी मांग लोच है वो क्या बताती है कि प्राइस के बढ़ने पर कितनी मांग घटी है, यानी मात्रा को बताता है ये। तो ठीक है, तो क्वांटिटी चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, फिर आप लोगों का सेकंड ऑप्शन है आप लोगों का टोटल चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टोटल चेंज इन प्राइस, ना जीना। फिर है आप लोगों का, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मार्केट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जहां पे कुछ चीज इक्वल हो रहा है, ये तो एक्सीड हो रहा है, ये तो ऑप्शन ही कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया। शॉर्टेज हो रहा है, ये भी कट गया। इक्वल तो एक ही ऑप्शन है, तो इसमें तो इक्वल, यानी इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब ही समझ लेना इक्वल है, कुछ चीज इक्वल हो रही है, तो आधे ऑप्शन तो आपके वैसे ही कट गए, यानी आंसर इज दिस। फिर है आप लोगों का 34 क्वेश्चन, जो है व्हाट डज द पॉसिबिलिटी प्रोडक्शन कर्व, यानी जो मैंने बताया था पीपीसी है ना, उसी को ही बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या फिर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फॉर इंटीरियर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट करता है, ये बताता है कि मैक्सिमम जो अटेनमेंट जो कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स का है, टू गुड्स का करंट रिसोर्सेज के ऊपर, वो बताता है आप लोगों का कि ठीक है, कॉम्बिनेशन को बताता है, ये याद रखना है बस, कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को बताता है पीपीसी। ठीक है, जो कि किसकी करंट रिसोर्सेज के अवेलेबल, कितना करंट रिसोर्सेज के हिसाब से कितना अवेलेबल हो सकता है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत तरह के एग्जाम में देखा गया है। ठीक है, देखो प्राइस फ्लोर क्या होता है। प्राइस फ्लोर मैंने ऑप्शन से बताया था कि भाई पोचा कहाँ लगाते हो, फ्लोर पे। फ्लोर क्या है, फर्श है, तो पोचा फर्श यानी नीचे लगाते हो। पोचा कहाँ लगाते हो, नीचे लगाते हो। नीचे कहाँ, फ्लोर पे। तो जो मिनिमम प्राइस हो गया ना, वो हो गया तो गवर्नमेंट इम्पोज मिनिमम प्राइस, यानी मिनिमम प्राइस है वो। अगर ऐसे याद कर लोगे ना, कभी नहीं भूलोगे। फिर आप लोगों को व्हाट इज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, यानी जो परफेक्टली कंपटीशन मार्केट है उसके अंदर क्या होता है। मैंने बताया हुआ है तीन चार तरह की मार्केट, जहां पे जो परफेक्टली कंपटीटिव होते हैं वहां पे बहुत सारे बायर और बहुत सारे सेलर, यानी मैनी बायर मैनी सेलर। ठीक है, फिर है आप लोगों का आगे विच मार्केट स्ट्रक्चर, वन बायर मैनी सेलर कौन सा होता है, मोनोपोली। वन बायर ना, सॉरी बेटा, वन बायर है ना, वन सेलर और मैनी बायर है तो मोनोपोली। फ्यू बायर्स और फ्यू सेलर्स है ओलिगोपोली। ठीक है, समझ में आ गया। और वन बायर और मैनी सेलर्स, ये मेरे को समझ नहीं आया, ये हाँ होता तो है मोनोस्पोली, मोनोस्पोली मोनोस्पोली, राइट। पर आप लोगों की ये बहुत कम पूछा जाता है, बट फिर भी मैंने बता दिया है। देखो फिर अभी मार्केट स्ट्रक्चर जिसमें सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर बहुत सारे बायर, तो मोनोपोली, यानी सिंगल सेलर यानी एक ही विक्रेता होता है और बहुत सारे खरीदने वाले होते हैं, तो वो कौन सा हो गया, बी, ऑप्शन इज बी। फिर आंसर है आप लोगों का आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल रिवेन्यू। टोटल रिवेन्यू का क्या फॉर्मूला है, जितनी भी प्राइस है, मैं बोलूं मेरा एक कोर्स 1200 रुपए का है, मेरे 30 बच्चों ने परचेज करा, तो कितनी टोटल रिवेन्यू आएगा, तो आप क्या बोलोगे, मैम जितना प्राइस और जितना बिका है। ठीक है, यानी जितना प्राइस और कितनी डिमांड हुई है, यानी कितना आप लोगों का क्वांटिटी डिमांड हुई है, तो ऑप्शन इज ए। फिर आप लोगों का बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, नॉट अ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ऐसे कौन सा जो फैक्टर नहीं है। मैंने बोल रखा है प्रोडक्शन जो 4 फैक्टर है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अब आप बताओ कौन सा नहीं है। लैंड तो मैंने बताया है, लैंड तो है, लेबर भी है, कैपिटल भी है, और एंटरप्रेन्योर है, यानी मनी नहीं है। ऐसे भी सिंपल क्वेश्चन कभी पूछ लेता है। फिर लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैं बताती हूँ जब लो ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, जब हम क्या करते हैं, एक चीज की क्वांटिटी गेन करते हैं, यानी एक चीज को हम खाते हैं पहली बार। ठीक है, फिर खाएंगे तो जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीजिंग होएगी, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाएगी, फिर मिनिमम हो जाएगी, फिर बिल्कुल डिक्लाइन यानी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये कौन कहता है, अगर हम एडिशनल खाते रहेंगे तो हमारी चीजें डिक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये कौन सा रूल कहता है आप लोगों का, 40, ये एज अ क्वांटिटी ऑफ गुड कंज्यूम इंक्रीज, एडिशनल सेटिस्फैक्शन गेन डिक्रीज, ये यानी पहले खाएंगे कोई भी चीज का कंज्यूम तो इंक्रीज होगी, फिर एडिशनल खाते रहेंगे तो वो डिक्रीज होती शुरू हो जाएगी। ठीक है, फिर इन विच मार्केट डू फर्म्स डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट, ऐसी कौन सी मार्केट होती है जहां पे प्रोडक्ट्स में अंतर पाया जाता है। मैंने बताया था शैम्पू हर तरह के आते हैं,
आप लोगों का सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस है, तो ये कौन सी मार्केट है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। आंसर इज डी। अब आगे बेटा, व्हेन द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ऑन बोर्ड क्वेश्चंस करवाए हैं आप लोगों को। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, वहां पर जो आपकी यूनिटी होती है वो क्या होती है? ठीक है, यूनिट जो होती है यानी इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है? यूनिट इलास्टिक होती है। ऑप्शन इज बी। एक मिनट रुक जाना, एक मिनट रुक जाना। हाँ ठीक है बेटा, यूनिट। फिर आप लोगों का आगे देखो, व्हाट डज द टर्म अपॉर्चुनिटी, कॉस्ट अपॉर्चुनिटी का क्या मतलब है? सबसे पहले जो भी ये आप लोगों का आंसर इज द वैल्यू द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन, द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन। यानी एक जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये जब ये भी समझाया जब, क्या था आप लोगों का कि भाई जो बेस्ट अल्टरनेटिव फॉरगोन का क्या मतलब हुआ आप लोगों का कि मान लो एक बंदे के पास 3 ऑप्शन है जॉब के, एक मुंबई, एक जयपुर, एक मुंबई, एक जयपुर, एक आप लोगों का हरियाणा। ठीक है, आप हरियाणा से ही हो और आपकी हरियाणा में जॉब है, 35,000 रुपए मिल रहे हैं। आप हरियाणा से हो, जयपुर में जॉब मिल रही है 40,000 रुपए, मुंबई में जा रहे हो आप लोगों को मिल रही है 50,000। अब आप कौन सी जॉब को प्रेफर करेंगे? आपको करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू 50,000 ज्यादा मिल रहे हैं, बट आप क्या सोचोगे घर के घर में आ जाऊंगा, कुछ शिफ्टिंग भी नहीं करनी पड़ेगी तो मैं ये सही हूँ, तो 35,000 की आप जॉब ले लेते हो। तो इस जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? ये वाली जॉब, बिकॉज आप लोगों को वो चूज करनी थी ना, लेकिन आपने करी है तो उसका सेक्रीफाइस करा, तो जो सेक्रीफाइस करा यानी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या कहलाता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू, मार्जिनल कॉस्ट होता है जो एडिशनल कॉस्ट होता है आप लोगों का, क्या? एडिशनल कॉस्ट, यानी एडिशनल कॉस्ट का इसमें एक ही ऑप्शन है, तो एडिशनल कॉस्ट जो भी टोटल यूनिट में एक एडिशनल कॉस्ट की गई है, यानी जो मार्जिनल कॉस्ट है आप लोगों का उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट होती है, सिर्फ इसके अंदर फिक्स कॉस्ट नहीं होते। एक तो ये याद रखना, और इसका जो फॉर्मूला होता है चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। पहले आप बनाते थे 50 यूनिट तो आपका खर्चा आता था 100, अब आप बनाने लगे 51 यूनिट, अब आपका खर्चा आ रहा है 110, तो आपकी इसकी मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? यानी पहले कितनी आ रही थी? पहले पहले कितनी कॉस्ट थी? ये थी टोटल कॉस्ट। ठीक है, अब चेंज कितना हुआ? 10 रुपए का। अब टोटल क्वांटिटी में 1 रुपए का, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या हो जाएगी? 10 रुपए। ठीक है, ऐसे याद रखना। विच इज द फॉलोइंग रिग्रेसिव टैक्स, एक होता रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब होता है? ऐसा टैक्स जो अगर आपकी सेल बढ़ेगी तो कम होगा, रिग्रेसिव यानी कम हो रहा है। तो ऐसा कौन सा? इनकम टैक्स तो अगर इनकम बढ़ती है तो बढ़ता है ना, तो ये तो अगर प्रॉपर्टी बढ़ेगी तो प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ेगा, कॉर्पोरेट अगर कॉर्पोरेट इनकम बढ़ेगी तो टैक्स भी बढ़ेगा, बट लेकिन सेल्स टैक्स अगर सेल ज्यादा करोगे तो कम टैक्स होगा, ये होता है। ठीक है, रिग्रेसिव होता है। व्हाट इज द मेन फंक्शंस ऑफ फेडरल रिजर्व इन यूनाइटेड स्टेट्स, जो फेडरल रिजर्व है उसका क्या फंक्शन होता है? ये आप लोगों के मैक्रो इकोनॉमिक्स का वो आ गया। जो फेडरल रिजर्व है वो किसका फंक्शन है? फिस्कल का? ना जी, फिस्कल का नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं फेडरल रिजर्व है तो मॉनेटरी पॉलिसी का है। ठीक है, फिर आप लोगों को व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मार्केट ऑफ फार्म्स इन द मार्केट इकोनॉमी? मार्केट इकोनॉमी में जो प्राइमरी गोल्स होता है वो क्या होता है? मैक्सिमाइज करना जो प्रॉफिट होता है वो। ठीक है, फिर आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक? मोनोपोलिस्टिक के जो फीचर्स है वो है हैवी एडवर्टीजमेंट, हाँ जी होती है। नॉन प्राइस कंपटीशन, ना जी ना, ये नहीं होता है। फिर आप लोगों का होता है प्राइस कंपटीशन, हाँ जी होता है। तो मेनली जो फीचर है वो क्या होता है? प्राइस में कंपटीशन होता है। मान लो सनसिल्क शैम्पू है वो 100 रुपए का है, जो आप लोगों का क्लिनिक प्लस है वो 101 रुपए का, सबको पता है। या फिर आपका ये ज्यादा लगा लो 120 रुपए का है, तो आप लोगों का सनसिल्क ले लेंगे क्योंकि ये सस्ता है, बिकॉज शैम्पू तो शैम्पू ही है ना, वही वही काम करेगा अल्टीमेट। ठीक है, जब तक वो उसके बिल्कुल ही फैन वाले ना हो तो पैसों की तरफ जाएंगे, तो प्राइस कॉम्पिटिशन होता है मेनली। ठीक है, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ कैपिटल रिसोर्स? जो कैपिटल रिसोर्स होते हैं उसका एग्जांपल क्या है आप लोगों का? जो कैपिटल है, यानी कैपिटल से क्या मिलता है? कैपिटल से यानी क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है या फिर मनी मिलता है? तो कैपिटल का जो वो है मनी। ठीक है, फिर डिमिनिशिंग, जो लो डिमिनिशिंग मार्जिन, डिमिनिशिंग रिटर्न्स है, रिटर्न्स है, याद रखना है। तो एज अ क्वांटिटी ये भी मैंने करवाया है आप लोगों को, शॉर्ट टर्म बेसिस पे होता है, मैंने बताया शॉर्ट रन में होता है। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या शॉर्ट रन में होता है? फिर दूसरा क्या होता है आप लोगों का? जो एज अ क्वांटिटी ऑफ वेरिएबल इनपुट इंक्रीज द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ डिक्रीज, हाँ जी।
हाँ, जो एमपी और एपी में है ना वही डिफरेंस देखना है, तो आप लोगों का ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी। जो क्वांटिटी फॉर वेरिएबल इनपुट इंक्रीज होता है और जो मार्जिनल होता है वो मार्जिनल वो डिक्रीज होता है, यानी ये जो इंक्रीज हो रहा था ये इंक्रीज नहीं होता बल्कि डिक्रीज होता है, यानी एमपी और टीपी में ही बेसिकली डिफरेंस बता रहा है। फिर व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग प्राइस इलास्टिसिटी, मैंने बोला क्वांटिटी में चेंज हो प्राइस के कारण, किसमें क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज हो या क्वांटिटी सप्लाई, मैंने हमेशा से बताया आप लोगों को कि क्वांटिटी डिमांड में चेंज होना किसके कारण, प्राइस के कारण, उसे ही बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसका आंसर इज ए, बहुत इजी। ठीक है, फिर अब विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ बैरियर टू एंट्री इन मार्केट, ऐसे कौन से मार्केट है जहां पे रिस्ट्रिक्शन होती है एंट्री की। एग्जांपल ऑफ बैरियर टू एंट्री इन अ मार्केट की मतलब रिस्ट्रिक्शन होती है कि जो कभी भी चाहे तो आ नहीं सकता कोई भी बंदा, तो उसे क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन में कभी भी सब्जी वाले सब्जी लगा सकते हैं, मोनोजीनियस होमोजीनियस प्रोडक्ट वही सब्जी वाला होता है, लार्ज ये तो नहीं, गवर्नमेंट रेगुलेशन होता है इसका मतलब, यानी आंसर इज सेकंड। आई होप आप लोगों को समझ आ रहे हैं बच्चों, इससे ज्यादा अगर डीप में जाओगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ अ कंट्रीज ओवरऑल इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, ऐसी कौन सी चीज है जो कंट्री की ओवरऑल परफॉर्म बताते हैं इकोनॉमिक की, जो आप लोगों को बताया गया है कि जीडीपी जो नेशनल इनकम है उसका जो कैलकुलेशन है वो कहीं ना कहीं जीडीपी को देखकर किया जाता है। इन मैक्रो इकोनॉमिक्स वर्ड जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये आप लोगों को पूरी वीडियो में यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। नेशनल इनकम को मैंने इतने अच्छे से करवाया है, इकोनॉमिक्स में आप लोगों को बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। मैक्रो का कुछ पार्ट रहता है, जैसे एक दो पार्ट है, इन्फ्लेशन रहता है, आप लोगों का जो बिजनेस ट्रेड साइकिल है वो रहता है, ये मैं चीज करवा दूंगी और कुछ ना कुछ क्वेश्चन से भी हो जाएंगे। ठीक है, विच ऑफ कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी के कंक्लूड करते हैं तो क्या क्या चीजें हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, जीडीपी का तो सबसे पहले जो गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट करते हैं जी, इमीडिएट गुड्स करते हैं जी, अंडरग्राउंड इकोनॉमिक करते हैं जी, तो ऑल ऑफ दीज आर योर आंसर। जीडीपी का कैलकुलेशन का फॉर्मूला क्या है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट जो भी ट्रांसफर होता है वो प्लस एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट करा देंगे तो वो, आंसर इज 56 का आंसर इज ए, राइट। फिर है सीपीआई का मतलब क्या होता है, सीपीआई की फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बेटा पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही क्वेश्चन है ये, प्लीज इनको रट ले। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। फिर इन्फ्लेशन इज मेजर्ड बाय चेंज इन द फॉलोइंग, जो इन्फ्लेशन है वो कैसे मापी जाती है आप लोगों के, जो आप लोगों का सबसे पहले रियल जीडीपी में चेंज के कारण, ना जी ना। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट के कारण, इन्फ्लेशन यानी महंगाई कैसे नाप रहे हो, तो कंज्यूमर प्राइसेस के कारण जो इन्फ्लेशन है वो मेजर करी जाती है किससे, कंज्यूमर प्राइसेस से, ऊपर भी बताया आप लोगों को। फिर आप लोगों विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टूल ऑफ सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल मनी सप्लाई, ऐसा कौन सा जो कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई कंट्रोल कौन करता है, आरबीआई करता है आप लोगों का। ठीक है, और आरबीआई कौन सी पॉलिसी होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी होती है आप लोगों की, मॉनेटरी पॉलिसी होती है, और जो फिजिकल पॉलिसी होती है वो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। ठीक है, ठीक है, समझ आया आप लोगों का। फिर आप लोगों का आगे का क्वेश्चन 60 क्वेश्चन नंबर 60, बट डज द टर्म स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, स्टैगफ्लेशन देखो डिटेल में जब मैं इन्फ्लेशन लाऊंगी तब उसकी वीडियो में करवा दूंगी। ठीक है, डिटेल मतलब कोर्स वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ ये, उसमें करवा दूंगी, जल्दी आएगा बच्चा, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैंने डिले किस वजह से हो गया। ठीक है, अब ये जो स्टैगफ्लेशन है, स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या होता है, एक तरह से ये पूछ रहा है आप लोगों को, तो स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाई इन्फ्लेशन और आप लोगों का हाई अनएम्प्लॉयमेंट और लो इन्फ्लेशन। ना जी, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, जिसमें हाई इन्फ्लेशन होता है और हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, यानी महंगाई तो बहुत ज्यादा है लेकिन हाई अनएम्प्लॉयमेंट भी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हाई इन्फ्लेशन और हाई अनएम्प्लॉयमेंट, उसे ही बोलते हैं हाई अनएम्प्लॉयमेंट, उसे ही बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। यानी इस टाइम जो चीज है वो चल रही है स्टैगफ्लेशन, यानी बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन तो बहुत ज्यादा है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज्यादा है, तो अभी जो अपनी इकोनॉमी का हाल है वो स्टैगफ्लेशन है, कहीं ना कहीं माने चाहिए कोई ना माने, बट अभी क्या चल रही है, स्टैगफ्लेशन चल रही है, राइट। फिर आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी मैंने बोला फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर से रिलेटेड पॉलिसी, तो आप लोगों का जो 61 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चेंजेस इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, राइट, चेंजिंग इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, जो फिलिप्स कर्व है वो क्या करता है, रिलेशन शो करता है किसके अंदर, जो फिलिप्स कर्व है वो किस में शो करता है, रिलेशन शो करता है किसके अंदर, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन के अंदर। ठीक है, फिलिप्स जो कर्व है वो क्या शो करता है, इन अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के अंदर क्या रिलेशनशिप शो कर रहा है, राइट।
फिर व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी का प्राइमरी गोल क्या होता है, मॉनेटरी पॉलिसी यानी आप लोगों का कौन चलाता है मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई चलाता है, और इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो लाना, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो लाना, फुल एम्प्लॉयमेंट है वो लाना, या इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन और फुल एम्प्लॉयमेंट तो हो ही नहीं सकता, आप दो ऑप्शन में फंसेंगे, और जो मेन ऑप्शन होता है इसका प्राइस स्टेबिलिटी के कारण जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो चलाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर ऑफ टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो टोटल वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज की वो कैसे की जाती है, टोटल वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की वो कैसे की जाती है आप लोगों की, बैलेंस ऑफ ट्रेड से, बैलेंस ऑफ ट्रेड से जो मेजरमेंट होता है, जो मेजरमेंट होता है किसका, टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की, गुड्स एंड सर्विसेज की वो कैसे होता है, वो होता है कैसे, बीओटी से, बैलेंस ऑफ ट्रेड से, ठीक है। फिर आप लोगों को विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो फॉर्मूला होता है वो नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डिवाइड बाय लेबर फोर्स इनटू 100, आप लोगों को ये फॉर्मूला यूं याद कर लेना है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसीडर और लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर, ऐसा कौन सा मतलब मेजरमेंट होता है, इंडिकेटर होता है जो इकोनॉमिक की जो कंडीशंस है, जो इकोनॉमिक को मतलब इकोनॉमिक की जो कंडीशन निकालने के लिए कंसीडर किया जाता है, जो आप लोगों का सबसे पहला जो मतलब जो इंपॉर्टेंट होता है, देखो कंसीडर तो ये सारे ही किए जाते हैं, बट जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स के थोड़े टिपिकल लगेंगे बिकॉज इनके क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक इंडिकेटर जो कंज्यूमर जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है उसको उसको क्या करा जाता है, कंसिडर किया जाता है। फिर आप लोगों का क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट रेफर्स इकोनॉमिक्स, क्राउडिंग आउट का क्या मतलब होता है बच्चा, ये आप लोगों को थोड़ा सा देखो, कुछ जो मैं इजी करवाने की कोशिश करती हूँ बट फिर भी स्टिल कुछ जो आप लोगों की टर्म्स है ना वो याद कर लेनी है। जो क्राउडिंग आउट है उसका मतलब होता है कि इंक्रीज गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज करना किसी गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स को, कि लोअर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है उनको कर सके ताकि, तो क्राउडिंग फंड यानी जो भीड़ का फंड, क्राउडिंग फंड यानी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रही है गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, ठीक है, इंक्रीज हो रही है, हाँ ये, लेकिन हाई प्राइवेट नहीं, हाई नहीं, ये ऑप्शन नहीं आएगा, लोअर प्राइवेट यानी लोअर प्राइवेट और हाई इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग बट लोअर करना प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को, उसे बोलते हैं क्राउडिंग फंड, क्राउडिंग आउट, क्राउडिंग आउट यानी प्राइवेट को बाहर भगा देना उसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट, यानी गवर्नमेंट को बढ़ाना और प्राइवेट को बाहर भगाना उसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट, ठीक है। आप लोगों को बस ये थोड़ी सी ना टर्म याद रख लेनी है, बाकी आप लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। फिर पर्पस ऑफ फेडरल जो वो है वो मैं पहले, ये क्वेश्चन रिपीट है आप लोगों को पहले आ चुका है, ये मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है। फिर अभी जो फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ M1 ऑफ मनी पॉलिसी, जो कंपोनेंट होते हैं जो M1 के हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसके अंदर जो कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स क्या है, ठीक है, जो कंपोनेंट्स ऑफ M1 की, सेविंग अकाउंट्स ना जीना, फिर ट्रेजेबल्स ना जीना, टी बिल्स टाइम बिल्स तो आते ही नहीं है, M1 में क्या आते हैं, सर्कुलेशन होती है, तो करेंसी इन सर्कुलेशन, ठीक है। फिर आप लोगों का है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लिक्विडिटी ट्रैप, देखो लिक्विडिटी ट्रैप, क्राउडिंग फंड, इनका जो क्राउडिंग आउट, इनका है ना आप लोगों को एक बार याद रख लेना है, एक बार ये इन टर्म्स का नाम क्या है, लिक्विडिटी ट्रैप का मतलब क्या है, देखो आपको नहीं आता इट मींस ये नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू से आए हुए क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको करके जाएं, राइट, ऐसा नहीं कि मैम ने हार्ड दे दिया तो आएंगे नहीं, राइट। लिक्विडिटी ट्रैप का क्या मतलब है, पीपल होल्डिंग इनटू मनी रेदर देन स्पेंडिंग और इन्वेस्टिंग, ठीक है, पीपल होल्डिंग करे मनी को जबकि स्पेंड करने के, यानी एक तरह से लिक्विडिटी से बाहर ले जाए, एक तरह को ना तो स्पेंड करे ना इन्वेस्ट करे बल्कि होल्ड कर ले पैसों को, उसे बोलते हैं लिक्विडिटी ट्रैप, राइट। फिर उसके बाद व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, वाओ क्या क्वेश्चन है, और ये आता है बच्चों, जो नॉमिनल जीडीपी है और रियल जीडीपी है वो क्या अंतर है, नॉमिनल जीडीपी में जो इंक्लूड होता है वो इन्फ्लेशन, बट रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बताओ, अब आंसर पढ़ो आप लोग, कि नॉमिनल जीडीपी में तो इन्फ्लेशन, नॉमिनल जीडीपी में तो इन्फ्लेशन को इंक्लूड करते हैं और रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को रिकॉर्ड नहीं करते, इंक्लूड नहीं करते हैं। बच्चों आप लोगों को याद रखना है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, तो नॉमिनल जीडीपी में इन्फ्लेशन होती है और रियल जीडीपी में नहीं होती है, आप लोगों से पूछा भी जाता है यहाँ से क्वेश्चन, प्लीज इसको करके जाएं। फिर आप लोगों का व्हाट इज द फॉलोइंग ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इन फिस्कल पॉलिसी, जो ऑटोमेटिक जो स्टेबलाइजर होता है वो क्या होता है फिस्कल पॉलिसी के अंदर, यानी ऑटोमेटिकली सारी चीजें स्टेब्लिश कर दे, वो है प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स, राइट, आप लोगों को याद रखना है।
अब है फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट्स का। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड पार्ट आएगा वो उसमें मैं करवाऊंगी ये मल्टीप्लायर, पर तब तक आप लोगों को याद रख लेना कि मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो वन डिवाइड बाय एमपीएस, ठीक है, एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, राइट। मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है वन डिवाइड बाय एमपीएस यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग, राइट। फिर आप लोगों का 74 क्वेश्चन कि भाई जिसमें डेफिसिट स्पेंडिंग का क्या मतलब होता है। एक टर्म होता है फिस्कल पॉलिसीज में डेफिसिट स्पेंडिंग, इसका क्या मतलब होता है आप लोगों को मतलब याद रख लेना है, इसके ज्यादा वो नहीं करना। जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है मोर देन इट्स कलेक्टेड रेवेन्यू, ठीक है, जब गवर्नमेंट स्पेंड कर दे ज्यादा और उसका रेवेन्यू कम हो तो यानी डेफिसिट स्पेंडिंग, यानी ज्यादा स्पेंड कर दिया यानी गवर्नमेंट जब स्पेंड कर देती है ज्यादा और उसकी रेवेन्यू कम हो तो उसे बोलते हैं डेफिसिट स्पेंडिंग, यानी स्पेंड ज्यादा कर दिया। आप लोगों को ये कुछ टर्म याद रख लेनी है, ठीक है। फिर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक और रिसेशन, रिसेशन का क्या मतलब होता है आप लोगों को याद रखना है। रिसेशन का मतलब होता है जब डिक्रीज इन जीडीपी हो, रिसेशन का मतलब जब डिक्रीज हो रही है, जीडीपी में डिक्रीज हो रहा है तो उसे मतलब बोलते हैं रिसेशन हो रहा है, ठीक है। फिर व्हाट इज द रोल ऑफ, जो वर्ल्ड बैंक का रोल है ग्लोबल इकोनॉमी में वो क्या है, जो वर्ल्ड बैंक का जो रोल है, वर्ल्ड बैंक क्या है। आप लोगों ने कोरोना के टाइम में बार बार वर्ल्ड बैंक के जो आर्टिकल्स है वो पढ़े होंगे, और आप लोगों को कहीं ना कहीं कॉमर्स वाले बच्चे हो आप लोगों को पता होगा कि वर्ल्ड बैंक क्या करता है, जो प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। आप लोगों को ये चीज पता है और ये पूछा भी जा सकता है, ठीक है। 76 का बी, व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेड बैलेंस, ठीक है। ट्रेड बैलेंस का क्या मतलब है, जो यानी ये कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, बीओपी से रिलेटेड है। तो बीओपी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट से रिलेटेड है। फिर व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो प्राइमरी पर्पस है, यहाँ से आप लोगों के अकाउंटिंग के क्वेश्चन शुरू होते हैं। और जो आप लोगों का प्राइमरी जो फंक्शन है जो फिस्कल अकाउंटिंग का है वो क्या है आप लोगों का, आपको जो भाई रिकॉर्डिंग करना है इसका मेन पर्पस था। फिर है विच ऑफ द जो विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल स्टेट्स दैट एक्सपेंसेस शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन पीरियड इन विच दे इंकर्ड, जिस पीरियड का है उसी में ही लिखा जाए, चाहे हमारा मतलब पिछले साल का है तो वो वहां नहीं लिखा जाए, अगले साल का है तो वो उसमें से लेस कर दे रही है। किस कौन से प्रिंसिपल के तहत करते हैं हम लोग, मैचिंग कॉन्सेप्ट के तहत करते हैं, आपको आता भी होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। इन द डबल अकाउंटिंग एवरी डेबिट, हर डेबिट का अपना एक क्रेडिट होता है, ये क्या बताता है, तो ये मतलब एक पूरी कोरस्पॉन्डिंग, इसको इस लाइन को पूरा करना है हमें कि भाई इन डबल एंट्री accounting for every debit entry there must be a corresponding credit entry, right। हर डेबिट का अपना एक क्रेडिट एंट्री होती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो 80 का ए हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है। अब आप लोगों का थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, आई होप आप लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है और आप लोगों की जो मार्किंग है वो सही चल रही होगी। अब है इक्वेशन, इक्वेशन ये बचपन से पढ़ते हैं आप लोगों को, अगर ये इक्वेशन भी गलत करें तो मतलब मुझे तो लगता है कि आप लोग पढ़ते ही नहीं हो। देखो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस इक्विटी, यानी इसका ऑप्शन जो है आप लोगों का हो जाएगा ए ऑप्शन, राइट। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट्स, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो रिपोर्ट कर कंपनी एसेट्स, लाइबिलिटी और इक्विटी को एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर, तो आप लोगों को पता है कि बैलेंस शीट करता है ऐसा। सॉरी बच्चों मेरा गले में कुछ अटक रहा है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करंट लाइबिलिटी, कौन सी करंट लाइबिलिटी है, करंट लाइबिलिटी मतलब विद इन अ ईयर जो हम लोगों को पे करनी है किसी को, तो कौन सा है। देखो अब ये क्वेश्चन में ना इतना बच्चे गलत करेंगे, अकाउंट रिसेबल ये तो लाइबिलिटी है नहीं भाई, पैसे रिसीव होंगे तो लाइबिलिटी क्या होगी, ये तो असेट होगी हमारी। फिर हमारे लॉन्ग टर्म डेट, ये लॉन्ग टर्म आ गया तो करंट हो ही नहीं सकती। प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले एक्सपेंस कर दिए, कोई लाइबिलिटी है, ये तो हमारी एसेट है। अकाउंट्स पेबल, पेबल वर्ड का मतलब है जो पे किए जाएंगे, किए नहीं है हमने, तो आंसर इज अकाउंट पेबल। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट, जो इनकम स्टेटमेंट है उसका पर्पस क्या है बनाने का, तो इनकम स्टेटमेंट का जो पर्पस है जो रेवेन्यू निकालना, एक्सपेंसेस का पता करना और नेट इनकम या लॉस निकालना, तो आंसर इज डी। Which accounting methods records expenses, revenue and expenses when they earn, ऐसा कौन से उसके तहत होता है जो अर्न किए जाते हैं तभी रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं, चाहे पैसे रिसीव हुए हों या नहीं, यानी कैश रिसीव हुआ है चाहे ना हुआ है,
बट हम रिकॉर्ड कर लेंगे, तो एक्रूअल बेसिस है। अगर कैश के बेसिस पे करेंगे तो कैश बेसिस हो जाएगा वो, ठीक है। फिर आप लोगों को गैप की फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप लोगों को बार बार पूछा जाता है, ठीक है। मैचिंग जो प्रिंसिपल है वो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे बच्चों आप लोगों के। जो मैचिंग प्रिंसिपल है उसका क्या मतलब होता है, जो रिवेन्यू मैच कर जाए उसके एक्सपेंसेस से, ठीक है। फिर है आप लोगों का व्हाट इज द पर्पज ऑफ, जो कैश फ्लो का जो पर्पज है वो क्या है, जो कि टू रिपोर्ट करना। देखो मैं 4 ऑप्शन पढ़ूंगी, वही बात है कि टाइम ज्यादा लग जाएंगे। तो जो कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का पता करना, कैश फ्लो का जो पर्पज होता है। विच ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हेल्प इन एक्सेस, जो कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी ओवर स्पेसिफाइड पीरियड, कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को बताता है। कौन सी बताता है कि प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है, वो क्या बताता है, बैलेंस शीट बताती है ना जी ना, अपनी इनकम स्टेटमेंट बताती है। क्या बताती है, इनकम स्टेटमेंट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ठीक है बेटा, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। फिर है आप लोगों का बीच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, अब मैंने बताया था अकाउंट पेबल तो शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी थी, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फिर ओ हो, एक मिनट बेटा। फिर आप लोगों का है सैलरी पेबल, सैलरी भी शॉर्ट टर्म के लिए होती है भाई, सैलरी 1 महीने के लिए होती है, ड्यू हो जाएगी ज्यादा ज्यादा 2-3 महीनों की हो जाएगी, तो ये भी शॉर्ट टर्म होगी, ये भी नहीं होगी। अब एक्रीयूड एक्सपेंसेस, एक्रीयूड जो एक्सपेंसेस पहले से पे कर दिए हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकती। फिर आप लोगों की मॉर्गेज, मॉर्गेज यानी किसी एसेट्स के बदले लोन लिया है, तो ये लॉन्ग टर्म हो गया, ये क्या हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है। अब है तो इसका आंसर इज लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी यानी मॉर्गेज, ये वाला ही हो गया। फिर आप लोगों का डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है भाई, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, टाइम के कारण जब हमारी एसेट्स की वैल्यू में कम हो जाए, ठीक है, उसे ही बोलेंगे। देखो बेटा अकाउंट्स का क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग मॉक में इजी इसलिए भी डाले कि बहुत सारे बच्चों का बेस क्लियर नहीं है, तो जिनका बेचारों का बेस क्लियर नहीं है तो इजी भी करके इजी से एडवांस की तरफ जाएंगे हम लोग। और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा ना, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता, तब तक ये मॉक टेस्ट रिपीट रिपीट होते रहेंगे। तो प्लीज अगर आप लोगों ने नहीं लिए हैं तो ले लीजिएगा, 550 रुपए इतने भी हाई फीस नहीं है, आप लोगों के बेनिफिट होगा, बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। और ये रिपीटेडली आप लोगों के मॉक टेस्ट आते रहेंगे जब तक टिल योर एग्जाम, जब तक एग्जाम नहीं हो सकता हो जाता। फिर अभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड और स्पेसिफिक डेट पे जो प्रिपेयर कर जाते हैं, पीरियड के लिए नहीं, ये तो मैं बता ही चुकी हूँ इतनी बार। फिर भी अगर आप लोगों को नहीं पता है तो शेम ऑन यू, कि मैं जब पढ़ाती हूँ तब भी बताती हूँ, ठीक है। जो स्पेसिफिक ऐसा कौन से, ना तो प्रिपेयर्ड ऑफ अ स्पेसिफिक डेट, ना तो स्पेसिफिक डेट पे होती है, ओहो स्पेसिफिक डेट पे प्रिपेयर होते हैं ना कि पीरियड के लिए। तो इनकम होता है वो स्पेसिफिक स्टेटमेंट फ्लोज, हाँ ये भी हो सकता है। और बैलेंस शीट स्पेसिफिक डेट, डेट को होती है आप लोगों की बैलेंस शीट। पर इसमें ऑप्शन ये भी है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, तो इसमें हम स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की तरफ जाएंगे, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की तरफ जाएंगे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नेट इनकम, जो कैलकुलेट नेट इनकम कैलकुलेट करने का जो एक मिनट बच्चा, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट तो बहुत मतलब उसके लिए होती है, ये नहीं, इसका जो पॉइंट आएगा ना स्पेसिफिक डेट को करेंगे ना, तो बैलेंस शीट ही आंसर आएगा। 93 का बी आएगा बच्चा, ठीक है, 93 का बी, ठीक है। अब है आप लोगों का नेक्स्ट आंसर, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नेट इनकम। नेट इनकम का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, नेट इनकम को जो निकालने का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बच्चा, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। देखो जो इनकम निकलती है वो तो रिवेन्यू और एक्सपेंसेस से निकलती है, एसेट्स और लाइबिलिटी से थोड़ी, तो बाकी तो सारे कट ही जाएंगे। तो रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस घटा देंगे तो आ जाएगी आपका प्रॉफिट या लॉस, राइट। फिर है आप लोगों का 95 क्वेश्चन कि भाई कहाँ गया 95 क्वेश्चन, एक मिनट रुकना बच्चों, ओहो शिट। 95 क्वेश्चन देखो आप लोग दोबारा देखो, एक मिनट, ये कर्सर मूव कर गया। 95 क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ करंट एसेट का एग्जांपल कौन सा है, लैंड नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, इन्वेंट्री या पेटेंट। जो करंट एसेट है, करंट एसेट, इन्वेंट्री बताओ करंट एसेट है या पेटेंट आप लोगों का, पेटेंट आप लोगों का कौन सा है, आप लोग पहले ही पढ़ते हैं फिक्स एसेट्स का पार्ट है, तो करंट एसेट पूछ रखा, बचा आप लोगों का क्या, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इज योर आंसर, इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस क्यों निकालते हैं, मैथमेटिकल एक्यूरेसी, यानी अगर ट्रायल बैलेंस सही आया मैच हुआ तो मतलब हमारा जो हमारा जो स्टेटमेंट है वो अर्थमेटिकली ट्रू है, तो हमारा क्या बताता है, तो वेरीफाई करना क्वालिटी ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट, तो यही बताता है, वेरीफाई करता है हमारे डेबिट्स और क्रेडिट को कि वो सही है। फिर आप लोगों का आगे आ जाएगा 97 क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का पर्पस क्या है,
डेप्रिसिएशन का जो पर्पज है तो एलोकेट करता है, या फिर बताओ एलोकेशन ऑफ फंड करता है, हाँ करता है। लेकिन जो आप लोगों को और क्या क्या करता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ना जी ना। जो इंक्रीज करता है वैल्यू ऑफ एसेट्स में, ना जी ना, नहीं करता इंक्रीज। तो और क्या करता है आप लोगों का, जो डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, हाँ जी डिक्रीज तो करता है। फिर आप लोगों का टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो एस्टिमेट करता है कॉस्ट ऑफ एसेट्स को, ना जी ना, नहीं करता है। तो आप लोगों का टू एलोकेट द कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों का विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू, तो गोइंग कंसर्न, कि हमारा बिजनेस कभी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, और आंसर इज आप लोगों का मतलब गोइंग कंसर्न। ठीक है। फिर 99, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडजस्टिंग एंट्री, का जो पर्पस होता है वो क्या होता है, कि भाई टू करेक्ट करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, एडजस्टमेंट एंट्री का मतलब, नहीं जी। देखते हैं आगे, टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन रियल टाइम, ना जी। टू अपडेट अकाउंट्स एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग, हाँ जी, अपडेट करना। एडजस्टमेंट का क्या मतलब होता है, अपडेट रहना अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है। फिर योर लास्ट क्वेश्चन इज, ये आपकी लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जो पर्पज है वो क्या होता है, टू रिपोर्ट फाइनेंशियल, कि भाई जो फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग है उसका रिपोर्ट करना, जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जो एक्सटर्नल यूजर्स है उसको बताना, उसका आपका लास्ट पर्पज होता है। ठीक है बेटा, यहाँ पे मैंने आपका जो आप लोगों का कल एक मॉक हुआ था, उस मॉक टेस्ट का सारा सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करवा दिया है। और आई होप आप लोगों के क्वेश्चन, अगर आप लोगों के, मैं एक बार कंक्लूजन बता दूं, अगर आपके 50+ सही हो रहे हैं तो आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत 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 अच्छी है। अगर आप लोगों का 50+ भी सही नहीं हो रहे तो आप, इट मीन्स आपको काम करना है भी बहुत। देखो, मेरा मॉक टेस्ट चलाने का पर्पस बिल्कुल नहीं है कि आप नेगेटिव हो जाए। मेरा पर्पस है कि आप लोगों को आगे काम कितना करना है वो चीज आपको पता चले। मेरा कोर्स चला हुआ है, अगर आपका रिवीजन बाकी है तो आप रिवाइज कर सकते हैं मेरे क्रैश कोर्स के थ्रू। मेरा क्रैश कोर्स में वीडियोस आती रही हैं और आती रहेंगी। कुछ वीडियोस यानी 20-22 के लगभग मैंने वीडियोस डाल दी हैं, 20-22 सब्जेक्ट है, कुछ बाकी है मैं डाल दूंगी। ठीक है। तो आप लोग, और आप लोगों को लगता है इसी क्रैश कोर्स में मॉक आपको फ्री दिए जा रहे हैं, आप लोग आराम से करें, मॉक टेस्ट को अप्लाई करें, और ये मॉक टेस्ट आप लोगों को टिल एग्जाम दिए जाएंगे। ठीक है। और इस कोर्स में फ्री दिए जा रहे हैं, तो प्लीज आप लोग कोर्स को महंगा ना बताएं और आप लोग अवेल कर सकते हैं आराम से। ठीक है। अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपका कट ऑफ में नाम होगा या नहीं होगा, तो मैं कहूंगी माय डियर, प्रिपरेशन कभी खराब नहीं जाती। अगर आपने प्रिपरेशन कर भी ली है तो वो आपकी कहीं काम आ जाएगी। तो प्लीज आप लोग प्रिपरेशन करें और आगे बने रहे मेरी वीडियोस में। मैं आगे लेकर आऊंगी नेक्स्ट वीडियो सोल्यूशन आप लोगों का मॉक टेस्ट सेकंड का। ठीक है स्टूडेंट, मैं निशा यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो को। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम बच्चों।